OH CH3 इस तरह से होता है। इसमें एक आपका हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन ये आपका इस तरह से निकला होता है, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली एक बाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम डोनर एटम की तरह बिहेव करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है अदर ऑक्सीजन से, सो इट इज ए बाइडेंटेट लिगेंड, DMG इज बाइडेंटेट, ओके। तो DMG आप इसको नोट कर लीजिए, DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेट लिगेंड, दिस इज ए बाइडेंटेट लिगेंड। अब ये निकल के साथ एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है जो काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। K2SO4 solution mixed with Cr2SO4 whole thrice 1:1 molar ratio gives the test of Cr3 plus ion, but copper sulfate solution mixed with aqueous solution of 1:4 ratio does not give test of copper। तो कॉपर 2+ का टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि K2SO4 सॉल्यूशन का रिएक्शन किया है Cr2SO4 होल थ्राइस के साथ 1:1 मोलर रेशियो में, गिव्स द टेस्ट ऑफ क्रोमियम 3+। क्रोमियम 3+ का टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये एक आपका जो कंपाउंड बनेगा वो डबल सॉल्ट बनेगा, और मैंने बताया था डबल सॉल्ट का 100% डिसोसिएशन होता है, इसलिए क्रोमियम का टेस्ट दे रहा है। बट कॉपर सल्फेट बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कर रहे हैं मिक्स्ड विथ एक्वस अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉपर क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, तो क्या ये डिसोसिएट होगा, कॉपर का टेस्ट देगा, कॉपर 2+ का टेस्ट नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसका रीजन ये है कि जब आप K2SO4 और Cr2SO4 होल थ्राइस को ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो वहाँ पे डबल सॉल्ट बनता है, डबल सॉल्ट 100% डिसोसिएट होते हैं, ये क्रोमियम का टेस्ट देगा। बट सेकंड वाले केस में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इससे कॉपर आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे कॉपर का टेस्ट नहीं देगा। बात समझ में आ गई। पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो ऑक्साइडो क्रोमेट 6, नहीं तो ये तो रॉन्ग है ना, मैंने बताया ये रॉन्ग है, ये जो आपका है ये इनकरेक्ट है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे Y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं होगा तो ये पोटेशियम कैसे कनेक्टेड होगा, देयर शुड बी सम चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, दैट मींस ये इम्पॉसिबल है, ये करेक्ट नहीं है, B2 का ये करेक्ट नहीं है, इम्पॉसिबल है, देयर शुड बी सम चार्ज हियर, Y की वैल्यू कुछ आनी चाहिए। हाँ इसी तरह से बेरियम का भी बता दिया मैंने, डाइक्लोराइड ऑफ दिस यूरिया कॉपर 2, इसमें भी आप देख लो कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2+ होता है बेरियम के ऊपर तो 2- आना चाहिए, बट 1- आ रहा है, दैट मींस दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। क्लियर, ओके। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था, लास्ट एग्जांपल कौन सा था, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था बताइए, अनम्यूट करके बताइए। PTPY4, ये एग्जांपल कर लिया था क्या, एग्जांपल यहाँ तक हो गया था, ओके ठीक है। तो आज के क्लास में कंटिन्यू करते हैं।
1 मिनट है। तो इसमें सपोज हमने एग्जांपल लेते हैं Na2FeCN5NO+। सपोज इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। आज हम लोग बेसिकली जो आपके ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, लास्ट क्लास में जो देखा था वो सिंपल कॉम्प्लेक्स थे। आज हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस का IUPAC नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो सपोज इस तरह का कंपाउंड है तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? सबसे पहले कैटायन लिखेंगे आप सोडियम, देन कैटायन एंड एनायन के बीच में स्पेस डालेंगे। इसके बाद लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड कौन सा है यहाँ पे? एक तो आपका साइनाइड आयन है और दूसरा कौन सा है? NO+। NO+ इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम, इसको हम लोग नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। फर्स्ट साइनाइडो आएगा, तो इसके बाद क्या लिखेंगे आप? पेंटासाइनाइडो, पेंटासाइनाइडो, देन नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। एंड ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, राइट। एनायन है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे आयरन के लिए क्या यूज करेंगे? फेरेट। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? NO के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 - 1 4 4 - 2। ऑक्सीजन स्टेट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है आपको? 5 - 1 4 4 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस है तो 2 माइनस होगा, 4 - 2 होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? बताइए, इज इट क्लियर? सपोज मान लिया इस तरह से BaZrOH होल ट्वाइस, ONO होल ट्वाइस, OX, इस तरह का कॉम्प्लेक्स। तो इसको किस तरह से नेमिंग करेंगे? तो यहाँ पे जो आपका एक मेटल आपका जिरकोनियम है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, ये आपके एक ग्रुप में आता है। टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम आता है, जिरकोन के नीचे हाफनियम। तो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। 3D, ये 4D एलिमेंट है, ठीक है। 4 सेल का आपका एलिमेंट है 4D का। सो बेरियम, Ba इज बेरियम। सबसे पहले आपको कैटायन लिखेंगे बेरियम। देन इसके बाद हमने अगर यहाँ पे लिगेंड देखे तो लिगेंड कौन कौन से हैं? एक तो आपका OH- मोनोडेंटेट है, एंड दूसरा लिगेंड क्या है आपका? ONO। ONO आपका इस तरह से होता है, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था ONO कैसा होता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड है, NO2। बेसिकली ये NO2 है, NO2-। तो अगर आपको NO2 लिखा हुआ दैट मींस नाइट्रोजन इज द डोनर एटम, और अगर यहाँ पे ONO लिखा हुआ है ऐसा कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो डोनर एटम कौन सा होगा? ONO लिखा हुआ तो डोनर एटम ऑक्सीजन होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें पता है एम्बीडेंटेट लिगेंड में 2 डोनर एटम होते हैं, तो यहाँ पे बताना जरूरी है कि नाइट्रोजन डोनर एटम है या ऑक्सीजन। तो अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर NO2 लिखा हुआ है तो आप समझ जाना नाइट्रोजन डोनर एटम है। अगर ONO लिखा हुआ है ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन डोनर एटम। और इसको बोलते क्या हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्राइटो O बोलते हैं। नाइट्राइटो O इफ ऑक्सीजन इज डोनर एटम, एंड इफ नाइट्रोजन इज डोनर एटम तो क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्राइटो N। और बेसिकली इसका नेम क्या है? NO2- को अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ था तो क्या बोलते हैं उसको? नाइट्राइट आयन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नाइट्राइट आयन। बट कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ई यहाँ से हटा देते हैं और एक ओ लगा देते हैं, तो नाइट्राइट से नाइट्राइटो बन जाएगा। बिकॉज मैंने बताया था नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड होते हैं उनके लास्ट में ओ आता है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। और OX क्या है? व्हाट इज OX? OX इज ऑक्सिलेट। OX क्या है आपका? ऑक्सिलेट है, राइट। तो X इज इक्वल टू ऑक्सिलेट, दैट इज C2O4 2-, जो कि इस तरह से होता है आपका।
राइट। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग। नेम क्या लिखेंगे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? दिस इज हाइड्रोक्साइडो, दिस इज नाइट्राइटो हाइड्रोक्साइडो, एंड दिस इज नाइट्राइटो ओ, एंड दिस इज ऑक्सिलेटो। तो सबसे पहले H लिखेंगे हम लोग, दिस इज हाइड्रोक्साइडो नाइट्राइटो ओ एंड दिस ऑक्सिलेटो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा आपका? H, देन N, देन O आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे डाई हाइड्रोक्साइडो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड का डाई हम लोग, डाई हमने कंसीडर किया है क्या? डाई कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ लिगेंड का नेम कंसीडर करते हैं H। हमने H, N एंड O में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा है। डाई, ट्राई, टेट्रा उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो नंबर ऑफ लिगेंड बताता है, वो नेम ऑफ लिगेंड नहीं होता है। डाई हाइड्रोक्साइडो, देन उसके बाद क्या बोलेंगे आप? डाई नाइट्राइटो ओ, डाई नाइट्राइटो ओ फॉर दिस, एंड देन ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, एंड दिस इज जिरकोनियम। तो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो जिरकोनियम से क्या बन जाएगा? 8 आएगा, जिरकोनेट, जिरकोनेट। एंड देन उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनेगा? यहाँ पे जब इसको आप डिजोल्व करोगे वाटर में तो क्या आएगा आपका? कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा? बेरियम के ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, 2 यूनिट का नेगेटिव आएगा। तो X हाइड्रोक्साइड -2 नाइट्राइटो, 1 नाइट्राइट के ऊपर 1 यूनिट, -2 ऑक्सिलेट, -2 इज इक्वल टू -2। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +4 आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने H, N एंड O में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोज इस तरह से क्वेश्चन आपका Fe4 FeCN6 whole thrice, Fe4 FeCN6 whole thrice. What will be IUPAC name of this complex? यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA, सेकंड इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ काउंटर आयन बताना है आपको, थर्ड आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, एंड फोर्थ बताना है आपको IUPAC नेम। 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करते हैं? मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, जो इसका स्टोकियोमेट्री है इसका चार्ज बन जाएगा एनायन का, और जो एनायन का स्टोकियोमेट्री है वो कैटायन का चार्ज बन जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे? 4Fe, और चार्ज कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे? 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड बॉक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा? बॉक्स का मतलब एनायन कितने हमारे पास? 4 कैटायन और 3 एनायन है हमारे पास, और एनायन के ऊपर 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले तो हमने आई वेंट ऑफ फैक्टर, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? वेंट ऑफ फैक्टर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कितनी होगी? आफ्टर डिसोसिएशन इन वाटर 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस विल गिव 4 कैटायन 3 एनायन। दैट मींस वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 आ गया, इधर 4। यस सर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? मेटल जो आपके कॉम्प्लेक्स के बाहर है, तो इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। इसका नेमिंग IUPAC नेम लिखना है हमें। आप पहले तो चार्ज देख लेते हैं। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ काउंटर आयन कितना हो गया?
काउंटर आयन इसको बोलते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको काउंटर आयन बोलते हैं। इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है? ऑक्सीजन स्टेट कितना है काउंटर आयन का? +3। एंड सेंट्रल मेटल एटम का कितना हो जाएगा? x मान लेते हैं, x + 6 इंटू साइनाइड आयन -1 -4, x = कितना आ जाएगा? +2। दैट मीन्स यहाँ पे ये +2 है और यहाँ पे ये +3 है। कितनी बात समझ में आ रहा है? तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीजन स्टेट +2 हो गया और जो काउंटर आयन है उसका +3 हो गया। क्लियर? अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग कैटायन लिखेंगे। कैटायन क्या है आपका? व्हाट इज कैटायन हियर? आयरन। बट नंबर ऑफ कैटायन इज 4, सो शुड वी राइट टेट्रा आयरन और ओनली आयरन? मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कैटायन इज नॉट रिटन, we have to write only the name of cation, not number of cation. then स्पेस बोलेंगे। स्पेस लिखने के बाद नंबर ऑफ एनायन को भी नहीं लिखा जाता है। हमारे पास 3 एनायन है बेसिकली, नंबर ऑफ एनायन को नहीं लिखना। अल्फाबेट सबसे पहले हमने लिगेंड को लिखेंगे, देन सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं यहाँ पे? 6। सो हेक्सा साइनाइडो, और यहाँ पे आयरन नहीं बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। फेरेट, देन ऑक्सीजन स्टेट 2 हो जाए। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन स्टेट लिखना चाहिए। यहाँ पे आयरन लिखेंगे, देन ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे 4, सॉरी 3। आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, दिस इज द IUPAC। आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, ये अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने एक को आयरन लिखा है, दूसरे को हमने फेरेट क्यों लिखा? क्योंकि ये एनायनिक के अंदर है। जो आपका एनायनिक के अंदर है उसके लास्ट में 8 लगाया, और जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है उसको सिंपल आयरन लिखा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए। हाँ सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 1 आयरन इज अटैच्ड टू 6 साइनाइड आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। अब देखो हमारे पास इस टाइप के कितने एनायन है? 3 एनायन है, बट एक एनायन के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 1 आयरन इज अटैच्ड टू 6 साइनाइड आयन, एंड साइनाइड आयन इज मोनोडेंटेट। हमारे पास ऐसा होगा, Fe होगा, और इसको 6 साइनाइड आयन सराउंड करके रखेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरह से। और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? 4-। और इस तरह के हमारे पास कितने बॉक्स आएंगे? इस तरह के हमारे पास 3 बॉक्स आएंगे। बात समझ में आ रही? सो ईच बॉक्स के अंदर कितने लिगेंड है हमारे पास? 6 लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल सी बात है, 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है कि आपके कोई ऐसा लिगेंड होगा जो 2 मेटल से कनेक्टेड होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जनरली लिगेंड एक मेटल से कनेक्टेड होता है, बट ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस में 1 ligand will be connected to 2 metals. ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 5, या फिर इसे एक सिंपल कर लेते हैं, इससे भी सिंपल करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, CO3 Fe.CO3। ये आपका एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। सो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में इस तरह से डॉट्स आएंगे।
तो ये आपका ये आइडेंटिफाई करने का तरीका। दूसरा, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में दो मेटल्स होते हैं, टू मेटल्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टू मेटल होंगे। नॉर्मल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक ही मेटल होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में टू मेटल्स होंगे। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कुछ, दो तो हमारे Fe है एंड टू Fe के बीच में जो आपके लिगेंड्स है, ये बीच में लिखा हुआ डॉट लगा, इसका मतलब ये दोनों से कनेक्टेड है। बेसिकली यहाँ पे जो लिगेंड है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका दोनों ही आयरन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वन बाय वन, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो जनरली टू एक लोन पेयर डोनेट करते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बट यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, वन इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, राइट। एंड थ्री राइट साइड में टर्मिनल पे है लिगेंड और थ्री लेफ्ट साइड में टर्मिनल पे लिगेंड है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ब्रिजिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपके बीच में लिगेंड आ रहा है, जो दो मेटल के बीच में आ रहा है, इनको ब्रिजिंग लिगेंड्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड्स। और इस टाइप के कितने ब्रिजिंग लिगेंड है हमारे पास? देयर आर थ्री ब्रिजिंग लिगेंड्स हियर, ओके, जो दो मेटल के बीच में आ रहा है। अब ब्रिजिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिज ब्रिज क्या करता है, टू पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। तो ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है कि ये जो मेटल, ये जो लिगेंड है, ये दो मेटल को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जिसमें दो मेटल यूज होते हैं, जिसमें टू मेटल्स होते हैं, एंड कुछ लिगेंड आपके ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। So we are going to see how to write the IUPAC name of such type of complexes. तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें जो ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं उनको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग म्यू लगाते हैं इनके आगे। सो ब्रिजिंग, यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड्स कितने हैं? थ्री। तो लिखेंगे ट्राई म्यू। म्यू का मतलब हुआ आपका ब्रिजिंग है, ठीक है, ट्राई म्यू कार्बोनाइल, ठीक है। यहाँ पे जो म्यू है इसका मतलब है ब्रिजिंग, ट्राई म्यू कार्बोनाइल। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो इस टाइप का जो, क्या ये दो बार रिपीट हो रहा है? ये चीज दो बार रिपीट हो रहा है, बात समझ में आ रहा है? दिस इज रिपीटिंग टू टाइम। तो इसको हम लोग, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं बिस, बिस। देन इसके बाद क्या लिखेंगे आप? अगर ये वाले पार्ट की बात करें तो इस वाले पार्ट को क्या लिखेंगे? ट्राई कार्बोनाइल आयरन, ट्राई कार्बोनाइल आयरन बोलेंगे। आयरन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। मैंने बताया था न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में एज इट इज लिखते हैं, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में 8 लगाते हैं। तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है आपको? नहीं। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसलिए वहां पे मैंने आयरन लिख दिया। आयरन लिखने के बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीजन स्टेट लिख देंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा? 0 आएगा। ऑक्सीजन स्टेट 0 आएगा बिकॉज जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, इट इज चार्जलेस न्यूट्रल लिगेंड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो हम लोग तब बोलते हैं जब ये फ्री होता है, जब ये मेटल के साथ बाइंड हो जाता है तो इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, बाइंड होने के बाद। तो बात समझ में आ रहा है आपको? ब्रिजिंग लिगेंड में हम लोग जो ब्रिजिंग लिगेंड्स है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में ब्रिजिंग लिगेंड को सबसे पहले लिखते हैं, और हमारे पास 3 ब्रिजिंग लिगेंड्स है तो ट्राई लिखेंगे। देन म्यू, म्यू वर्ड यूज किया है बिकॉज दीज आर ब्रिजिंग लिगेंड्स। सो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब हमें पता होना चाहिए कि कितने ब्रिजिंग है। अगर ये म्यू नहीं लगाते तो पता नहीं चलता, क्योंकि 6 तो हमारे टर्मिनल है और 3 ब्रिजिंग है, तो 3 ब्रिजिंग होने की वजह से म्यू लगाए। कार्बोनाइल, इसकी वजह से कार्बोनाइल, सीओ को कार्बोनाइल बोलते हैं। एंड ये जो आपका पार्ट है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए बिस यूज किया। देन ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0। क्या इतनी बात समझ में आ गया आपको? ट्राई म्यू कार्बोनाइल बिस ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0 इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इसको कॉपी कीजिए, देन इसके बाद हम लोग आगे भी कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ रहा है।
सपोज मान लिया आपका इस तरह से एग्जांपल है NH35 CO डॉट NH2 CO डॉट NH2 CO NH35 NO35, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन सा है? कोबाल्ट है, 2 कोबाल्ट है, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी ब्रिजिंग लिगेंड्स आर देयर हियर? हाउ मेनी ब्रिजिंग लिगेंड्स आर देयर? हाउ मेनी ब्रिजिंग लिगेंड्स आर देयर हियर? जो आपके 2 मेटल के बीच में है, वन ब्रिजिंग लिगेंड। और जो NH2 होता है वो NH2 माइनस के फॉर्म में होता है। 1 NH2 के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है एंड NH2 माइनस को एमाइड आयन बोलते हैं। तो जब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? एमाइडो बोलेंगे। एमाइड से एमाइडो बन गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। इसको हम लोग एक्सपेंड करके ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस NH35 दिस इज द ब्रिजिंग लिगेंड। इसका नेम क्या हो जाएगा? न्यू एमाइडो। देन अगर हम ये देखें तो 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट? इट इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो दिस यूज करेंगे एंड पेंटा एमाइन। दिस के बाद हम लोग लिखेंगे पेंटा एमाइन। देन सेंट्रल मेटल इज कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल इज कोबाल्ट। देन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट लिखेंगे, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड इसके बाद कैटायन एनायन के बीच में गैप लिखेंगे, देन नाइट्रेट लिखेंगे। नो नीड टू राइट पेंटा नाइट्रेट because number of anion is not written, only you have to write nitrate. Now the question is what will be the oxidation state of central metal atom? तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें बॉक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 1 नाइट्रेट के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। तो 5 नाइट्रेट है, 5 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होगा, तो बॉक्स के ऊपर 5 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अब हमारे पास देखिए कितने मेटल्स हैं? 2 मेटल्स हैं, लिखेंगे 2x। अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, 2x और NH2 के ऊपर -1 चार्ज इज इक्वल टू +5, तो 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3। यहाँ पे चार्ज कितना हो गया? 3। बताइए समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। हो गया? कॉपी कर लिया क्या? कॉपी करके बताइए आप, मतलब आप एक बार इन्फॉर्म कर दिया करो कॉपी कर लिया, सो दैट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। NH34 Okay, now we have to write the name of this complex. Okay, so see here, how many bridging ligands are there here? How many bridging ligands are there?
2 एंड OH तो आपका OH माइनस के फॉर्म होता है, विच इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइडो NH2 एमाइडो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या ये पार्ट दो बार रिपीट कर रहा है? क्या ये दोनों पार्ट सेम है? यहाँ पे सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बेस यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब इसका IUPAC नहीं लिख रहा है तो हम लोग स्टार्टिंग से लिखेंगे, ठीक है? जैसा हम लोग नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं वैसा ही करेंगे। पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे, देन सेंट्रल मेटल, देन ब्रिजिंग लिगेंड का नेम लिखेंगे, और यहाँ पे लिगेंड, देन उसके बाद सेंट्रल एटम, जैसा हम लोग नॉर्मल केस में करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा। जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो बॉक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा बताइए? एक सल्फेट के ऊपर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है, हमारे पास 2 सल्फेट है, 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज टोटल आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 4 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमारे पास 2 सल्फेट आएंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें अमोनिया न्यूट्रल होता है, क्या लिखेंगे आप? 2x, क्योंकि हमारे पास 2 मेटल्स हैं। हाइड्रोक्साइड -1, एमाइड -1, वाटर नो चार्ज इज इक्वल टू +4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। दैट मीन्स ईच क्रोमियम एंड कोबाल्ट आर हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? दोनों का चार्ज सेम, जनरली सेम ही होता है। बताया मैंने कि अगर आपका 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, टोटल चार्ज 6 आ रहा है, 2 मेटल है, तो इक्वल चार्ज ही आएगा, ठीक है? तो 3 and 3 लिखेंगे। कुछ रेयर केसेस में अनइक्वल हो जाता है, वो मैं अभी बताऊंगा आगे, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वल ही होता है। बात समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, तो 6 टोटल 6 यूनिट का चार्ज है, तो 2 पार्ट में डिवाइड। अब हम लोग स्टार्टिंग से लिखते हैं इसका नेम। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड आपके कितने हैं? 4, तो आप बोलेंगे टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन, देन क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडाइज्ड स्टेट लिखेंगे 3, देन इसके बाद ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड यहाँ पे कौन कौन से हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। देयर आर 2 ब्रिजिंग लिगेंड्स, one is amido, another one is hydroxido. So amido, hydroxido, mu amido, mu hydroxido, mu amido, mu hydroxido. देन इसके बाद हम लोग लिखेंगे लिगेंड, और लिगेंड के बाद मेटल लिखेंगे। टेट्रा, वाटर के लिए क्या लिखते हैं? एक्वा, टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3। देन इसके बाद हम लोग, दिस इज द नेम ऑफ कैटायन, यहाँ तक आपका कोई भी स्पेस नहीं होगा। देन उसके बाद हम लोग सल्फेट लिखेंगे, सल्फेट। ओके, सो स्टार्टिंग से हमने लिखा टेट्राएमाइन, क्रोमियम ऑक्सीजन स्टेट, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट 3, सल्फेट। यहाँ तक कोई डाउट है बताइए? समझ में आ गया आपको? कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NH34 CO NH2 O2 CO NH34
Cl4, ये आपका CO है इस तरह से। CO का मतलब ये कोबाल्ट है, और अगर सेम इस तरह से लिखा है, CO लिखा है मतलब ये लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों में डिफरेंस है या नहीं, बताइए। डिफरेंस है ना, CO लिखा हुआ है, O स्मॉल है यहाँ पे O कैपिटल है। O कैपिटल इसका मतलब लिगेंड है। Now, how many bridging ligands are there here? There are 2 bridging ligands. NH2 के बारे में तो आपको पता है, NH2 के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो O2 आपके 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। O2 आपका 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। O2 न्यूट्रल, O2 -1 and O2 2-। एज ए लिगेंड O2 न्यूट्रल, O2 माइनस, O2 2-, 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। O2 जो आपका न्यूट्रल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाई ऑक्सीजन। इस टाइप के लिगेंड को हम लोग डाई ऑक्सीजन बोलते हैं। O2 1- को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। तो सुपर ऑक्साइड तो जब फ्री होता है तब बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर ऑक्साइडो। और O2 2- को परऑक्साइड आयन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद परऑक्साइडो बोलेंगे। That means O2 ligand can be it is found in three forms: O2, O2-, O2 2-। Now अब हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो O2 है वो कौन से फॉर्म में है, न्यूट्रल है या नेगेटिव या 2 नेगेटिव के फॉर्म में? बताइए कौन से फॉर्म में होगा। जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो बॉक्स के ऊपर कितना चार्ज आएगा बताइए। एक क्लोरीन के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, राइट, 4 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। अब बात ये है कि वो O2 कौन से फॉर्म में होगा, बताएंगे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम लोग O2 कौन से फॉर्म में है। तो चार्ज अगर हम यहाँ पे देखें, जनरली मैंने आपको बताया था कि इसमें जब हम लोग चार्ज देखते हैं, अमोनिया तो आपका न्यूट्रल है, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। तो हम लोग कैसा लिखेंगे, 2x -1 फॉर NH2। एंड सपोज O2 का हमें चार्ज नहीं पता है, मैंने मान लिया y चार्ज मान लेता हूँ, ठीक, इज इक्वल टू +4 है। सो 2x इज इक्वल टू +4 + y +1। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि इक्वल चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब ये इवन नंबर होना चाहिए। और ये इवन नंबर कब होगा, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे y कैसा होना चाहिए, -1 होना चाहिए था, ठीक है। y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, -1 होगा, -1 होगा तभी आपका 6 आएगा, 6/2 3 हो जाएगा। अगर आपका न्यूट्रल होता तो कितना हो जाता, 5/2 2.5। ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल हो सकता है, बट 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता कोबाल्ट, फ्रैक्शनल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कौन से फॉर्म में है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो आपका सुपर ऑक्साइड आयन के फॉर्म में है, सुपर ऑक्साइड है। और जब ये सुपर ऑक्साइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा चार्ज हमारे पास, 2x -1 -1 इज इक्वल टू +4, so x इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स 3 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। बोथ द कोबाल्ट्स आर प्रेजेंट इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी बात समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? ओके, नाउ अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला पार्ट 2 बार रिपीट कर रहा है, क्या हम लोग यहाँ पे दिस का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दिस का यूज कर लेते हैं। पहले हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड्स लिखेंगे। तो ब्रिजिंग लिगेंड्स का नेम क्या हो जाएगा, ब्रिजिंग लिगेंड म्यू एमाइडो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एंड म्यू सुपर ऑक्साइडो। O2 के लिए, O2- के लिए सुपर ऑक्साइड, म्यू एमाइडो म्यू सुपर ऑक्साइड, दिस। अब हमें इसका नेम लिखना है, इसका नेम लिखने पहले लिगेंड लिखेंगे देन मेटल लिखेंगे। टेट्रा एमाइन
कोबाल्ट 3, फिर हम लोग यहाँ पे स्पेस लगाएंगे between cation and anion and after that chloride. Is it clear? क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको? कॉपी कर लीजिए. हाँ, इसमें देखो सुपर ऑक्साइडो कैसे हुआ. अगर यहाँ पे सपोज मान लिया अगर जीरो होता चार्ज, मान लिया हमने यहाँ पे जीरो होता, तो आप क्या करते, ये तो आपका न्यूट्रल है, ये -1 2x, क्योंकि आपके पास 2 मेटल है इसलिए मैंने 2x बोला. यहाँ पे ये -1 होता है और ये मान लिया सपोज ये जीरो होता, तो जीरो होता तो कितना आता आपके पास 4 and 1 5, 5/2 दैट इज 2.5 आता. और मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स के अंदर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो 2.5 तो होगा नहीं. ये आपका इवेंट तभी आएगा, 2x की वैल्यू इवेंट तभी आएगा जब -1 लोगे आप. -1 में 3 आ रहा है, 6/2 कर दे. अगर -2 लेते आप, -2 लेते तो कितनी वैल्यू आती, 4 + 3 7/2 3.5 आया. 3.5 भी नहीं हो पाएगा. बात समझ में आ रहा है? तो फ्रैक्शनल नहीं होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता है. और ये आपका इंटीजर तभी आएगा जब ये आपका -1 फॉर्म में होगा. समझ में आया बात? एक और क्वेश्चन लेते हैं. ओके, सपोज इस कॉम्प्लेक्स काम में IUPAC नेम लिखना है. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पार्ट आपका रिपीट नहीं कर रहा है, हमें स्टार्टिंग से लिखना होगा. स्टार्टिंग से लिखेंगे. फर्स्ट वी हैव टू राइट द नेम ऑफ लिगेंड. पेंटाएमीन क्रोमियम, देन क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे, जो अभी हम लोग थोड़ी देर में कैलकुलेट कर लेते हैं. OH क्या है यहाँ पे, OH बेसिकली ऐसा होगा, ब्रिजिंग लिगेंड है OH, जो दो मेटल के बीच में आ रहा है, दोनों मेटल को कनेक्ट कर रहा है. यहाँ पे म्यू लगाएंगे एंड OH के लिए क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो. ओके, आफ्टर दैट क्या लिखेंगे हम लोग, देन अब ये लिगेंड्स का नेम लिखेंगे, देन मेटल लिखेंगे, देन ऑक्सीजन. लिगेंड्स में भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे. तो एक आपका एमीन है, दूसरा एक्वा है, तो एमीन पहले आएगा, तो टेट्रा एमीन, देन उसके बाद हम लोग एक्वा फॉर वाटर, टेट्रा एमीन एक्वा. देन हम लोग लिखेंगे क्रोमियम, देन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम. लास्ट में ये आपका, क्योंकि ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे हमें आयन भी लिखना होगा. अभी तक यहाँ पे देखा तो ये आयनिक नहीं था, न्यूट्रल था. कंप्लीट ये आयनिक तो तब बना था ब्रेक होने के बाद, यहाँ पे ब्रेक होने से पहले ही आयनिक है, मतलब ऑलरेडी ब्रेक है, तो यहाँ पे आयन लिखेंगे. बात समझ में आ रहा है आपको? अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालें. ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, हमारे पास दो मेटल है 2x, अमोनिया न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, OH के ऊपर -1 = +5, so x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. सो बोथ द मेटल्स आर प्रेजेंट इन 3 ऑक्सीजन स्टेट. ठीक है, समझ में आ गया बात?
हाँ सर। सर कल के एग्जाम में वेटेज कितना आ रहा है? कैसे बच्चे सबसे ज्यादा वेटेज? सपोज आपका इस तरह से ई एन होल ट्वाइस CO NH2 OH CO EN होल ट्वाइस 4 प्लस राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी कर ले रहे हैं, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा वो अभी कर लेते हैं। बताइए क्या IUPAC नेम होगा ऑल ऑफ यू। यहाँ पे 20 यूज कर सकते हैं, ठीक है, 20 यूज करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका है 20 ऑलरेडी यूज हुआ है, क्योंकि हमें पता है EN क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड होता है। तो ऑलरेडी 20 यूज हुआ है तो 2 बार 20 हम लोग नहीं यूज करेंगे, तो हम लोग स्टार्टिंग से लिखते हैं इसका नाम, स्टार्टिंग से लिखेंगे। लिखेंगे 20 एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे, देन म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो फॉर ब्रिजिंग लिगेंड्स। देन अगेन लिखेंगे इसके लिए 20 इथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दिस, एंड देन क्योंकि ये चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो आयन लगाएंगे। ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन स्टेट की अगर हम बात करें तो EN तो न्यूट्रल होता है, एथिलीन डाइमीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो 2x -1 -1 इज इक्वल टू +4। यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 3 and 3। कोई प्रॉब्लम है बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो जनरली क्या होता है, हम लोग जो भी टोटल चार्ज आया उसका 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसमें से कुछ एक्सेप्शंस है जो हमें यहाँ पे देखना है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज इस टाइप का आपका क्वेश्चन है, PT NH34 Cl2 PtCl4, इस कॉम्प्लेक्स का आपको, ये वैसे तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच both cation and anion are complex, both cation and anion are complex, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, both cation and anion are complex। जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो बॉक्स के ऊपर सपोज x यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो दूसरे बॉक्स के ऊपर x यूनिट का पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे बॉक्स के ऊपर x यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ना अब ये x की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है हमें, और ये प्लेटिनम का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करके लिखना है, यहाँ पे होता है कि जो आपका फैक्ट बात है, ठीक है, फैक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्लेटिनम 2+ होता है, प्लेटिनम 2+ का कोऑर्डिनेशन, प्लेटिनम में आपका 2+ स्टेट में होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है।
दिस इज फैक्ट, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। एंड जब प्लेटिनम के दो ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होते हैं, एक +2 होता है, दूसरा +4 होता है। +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। दिस you have to remember. Okay, so platinum has two stable oxidation states, one is +2, another one is +4. जब ये +2 फॉर्म में होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और जब ये +4 में होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग इसका आंसर देंगे। नाउ कैन यू फाइंड द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन दीज टू कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में, जो एनायन है, एनायन में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन स्टेट 2 होना चाहिए। और कैटायनिक जो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 + 2 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो इसका मतलब चार्ज कितना होगा, 4 होगा। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे ये चार्ज कितना होगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज चार्ज हियर? चार्ज कितना आएगा, एक कैटायन एनायन कोई एक चार्ज होगा ना, तभी ये अट्रैक्टेड होंगे। अगर यहाँ पे 0 0 होगा तो ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर शुड बी सम चार्ज, मान लो 2 + 2 - 3 + 3 - ऐसा कुछ चार्ज होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? अब यहाँ पे हमें प्लेटिनम के पास 4 लाना है, चार्ज 4 चार्ज लाना है। तो हम लोग इसको ऐसा देखते हैं, ऐसा है Pt NH3 Cl2 X प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटिनम के लिए 4 हो गया, +4 इंटू अमोनिया न्यूट्रल +2 इंटू -1 इज इक्वल टू +x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना, यहाँ पे 2 प्लस आ जाएगा, x इज इक्वल टू +2। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इस तरह से ब्रेक होगा, 2 + 2 इस तरह से ब्रेक होगा आपको। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 - 4 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू -2 सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में। तो बात समझ में आ रहा है आपको? और इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट हम लोग कैटायन का नेम लिखते हैं, देन एनायन का नेम लिखते हैं। कैटायन का नेम पहले लिगेंड लिखेंगे, देन सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड को क्या बोलेंगे आप? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टेट्राएमाइन, डाइक्लोराइडो, प्लैटिनम, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ प्लैटिनम 4, देन कैटायन एंड एनायन के बीच में स्पेस लगाएंगे, देन एनायन का नेम लिखेंगे टेट्राक्लोराइडो। यहाँ पे प्लैटिनम लिखेंगे या प्लैटिनेट लिखेंगे, क्योंकि ये प्लैटिनम एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर है। कैटायनिक वाले को तो एज इट इज लिख दिया प्लैटिनम, एनायनिक वाले के 8 लगा दिया यहाँ पे, एनायनिक लिगेंड, एनायनिक मेटल, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिया, ये आपका नेम है IUPAC। बताइए, क्लियर है? यस सर। तो ये बात आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। और इसमें एक और बात होता है कि जो आप ध्यान रख सकते हैं कि जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली बोल रहा हूँ मैं, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, डबल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।
जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। जैसे यहाँ पे 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर डबल है इसका, ये तो एक्सेप्शनल है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, जनरली बोला है, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये ऐसा हो गया, यहाँ पे नहीं लग रहा, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डबल होता है ऑक्सीजन स्टेट 80% केसेस में। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपको हेल्प करेगा कई जगह पे, ये पॉइंट। कॉपी करके बताइए। डन सर। नेक्स्ट सपोज हम लोग ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, NiCO4, राइट, ऑल ऑफ यू राइट IUPAC नेम। अभी कुछ स्टूडेंट ने मुझे आज होमवर्क का क्वेश्चन पूछा था, अभी उनसे सॉल्व हो जाएगा होमवर्क का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आपका ब्रेजिंग लिगेंड टाइप का आया था, तो अब आप आज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आपका सभी क्वेश्चन। फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? टेट्रा कार्बोनाइल, CO को कार्बोनाइल बोलेंगे। निकल, ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा निकल का? CO न्यूट्रल होता है, ऑक्सीजन स्टेट 0 आएगा, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या बोलेंगे? पेंटा कार्बोनाइल, आयरन, आयरन बोलेंगे या फेरेट बोलेंगे बताइए? न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल को आयरन बोलेंगे, आयरन, देन उसके बाद 0। नेक्स्ट, अच्छा थर्ड पे देखिए यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सिंबल यूज हुआ है यहाँ पे। इस सिंबल का क्या मतलब है? इसको ईटा बोलते हैं, ठीक है, ईटा, ETA। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे अगर हम लिगेंड देखें तो लिगेंड क्या है? यहाँ पे जो लिगेंड यूज हुआ है ये इस तरह का लिगेंड है जो एरोमेटिक लिगेंड है, ऐसा है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कौन सा लिगेंड है ये? साइक्लोपेंटा, साइक्लिक है, साइक्लोपेंटा डाई एनाइल, 2 डबल बॉन्ड है, डाई एनाइल एनाइल। यहाँ पे जो लिगेंड है साइक्लोपेंटा डाई एनाइल एनाइल, एंड ये जो नेगेटिव चार्ज है इज इट ए पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग? वेरी फास्ट डिलोक्लाइजेशन होगा यहाँ पे। एरोमेटिक रिंग के अंदर सभी ऑर्बिटल क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, बहुत ही फास्ट डिलोक्लाइजेशन होता है, वेरी फास्ट डिलोक्लाइजेशन। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? मैंने आपको यहाँ पे बताया था 5 बनते हैं इसके, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सभी कार्बन के ऊपर 1 by 1 करके आएगा, आएगा या नहीं? हाँ होगा ना, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज 5 कार्बन के ऊपर डिलोकलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? पर एटम कितना चार्ज आएगा? -1/5, ठीक है, -1/5 का चार्ज है। So this type of ligand is a aromatic ligand cyclopentadienyl anion। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको सैंडविच कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को सैंडविच कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सैंडविच कॉम्प्लेक्स, सैंडविच का मतलब क्या है? जैसे बेसिकली मेटल जो है 2 लिगेंड के बीच में होता है, ट्रैप्ड होता है इस तरह से, जैसा सैंडविच में होता है। 2 लेयर है आपका और इसके बीच में आपका मेटल है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? 2 लेयर के बीच में मेटल है, इसलिए सैंडविच कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। बेसिकली डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि जो आयरन है वो सभी कार्बन से कनेक्टेड है,
बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज 1 by 1 करके सभी कार्बन पे आएगा या नहीं रेजोनेंस होके. It is not connected to a specific carbon only. It is connected to 5 carbon atom. इसलिए eta 5 बोल रहे हैं. बात समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे 5 का मतलब दिस iron is attached to all the 5 carbon atoms of the ligand. मतलब सभी कार्बन इसमें डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं 1 by 1. और सिमिलरली जो आपका नीचे लिगेंड है उसमें भी सभी कार्बन से कनेक्टेड होगा. बात समझ में आ रहा है? बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? तो यहाँ पे जो लिगेंड है ये लिगेंड कैसा है? ये सिंपल लिगेंड नहीं है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स लिगेंड. कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए क्या यूज करेंगे लोग? डिस यूज करेंगे. तो नेम ऑफ सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी डिस. देन लिखेंगे साइक्लोपेंटा डाइएनाइल ब्रैकेट क्लोज करेंगे. देन आयरन. देन आयरन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा बताइए? 1 ligand carry 1 unit of negative charge effectively and we have 2 ligands. So 2 unit का negative, तो आयरन के ऊपर 2 unit का पॉजिटिव आएगा. So this cyclopentadienyl iron 2. और ये जो लिगेंड है इसका IUPAC नेम होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल. और इसका जो कॉमन नेम होता है कॉमन नेम ऑफ लिगेंड, इस टाइप के लिगेंड को हम लोग फेरोसिन बोलते हैं. ये रिंग जो होता है इसको फेरोसिन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड फेरोसिन. बताइए समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर और नॉट? क्या क्या डाउट है बताओ सर. ईटा एग्जैक्टली डोनेट क्या करता है? ईटा का मतलब यह है कि कितने कार्बन से कनेक्टेड है. मेटल इज दिस मेटल इज कनेक्टेड टू 5 कार्बन एटम्स एक्चुअली. क्योंकि देखो अगर मान लो सपोज ऐसा होता, सपोज मान लिया ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो आप क्या लिखते हैं? ईटा 1 लिखते हैं. क्योंकि आयरन को डोनेट करने वाला सिर्फ एक ही एटम है. अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो रेजोनेंस नहीं होता. बट यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया. अगर ऐसा हो जाता तो कितना लिखते आप? तो आप लिखते हैं ईटा 2 क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा. और एक और डबल बॉन्ड आ गया तो आप लिखेंगे ईटा 5 क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अब 5 कार्बन के ऊपर डिलोकलाइज हो रहा है. तो इसका मतलब इन 5 कार्बन में से कोई एक कार्बन को डोनेट कर सकता है 1 एट ए टाइम. तो कैन यू से दैट अगर सपोज मान लो यहाँ पे नंबरिंग कर दिया तो क्या ये स्पेसिफिक 1 ही डोनेट कर रहा है? नहीं, 2 भी डोनेट करेगा, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 बिकॉज ये डिलोकलाइज्ड है ना. समझ में आया? तो ईटा 5 का मतलब ऑल द 5 कार्बन एटम्स कैन डोनेट टू आयरन 1 एट ए टाइम, not all at a time, 1 at a time. That is, this iron is connected to all the carbon atoms, all the 5 carbon atoms. That is meaning of eta 5. समझ में आ गया बात? बेसिकली आपका इस तरह से होगा फेरोसिन. ठीक है?
बात समझ में आ रहा है? दैट साइड इज कॉल्ड सैंडविच, दैट मींस आयरन आपका दो मेटल के बीच में, दो लिगेंड के बीच में actually. This is called ferrocene. Okay, clear है? इसमें एक छोटा सा टॉपिक है हाइड्रेट्स का भी लिख लेते हैं. IUPAC नेम ऑफ हाइड्रेट कॉम्प्लेक्सेस. हाइड्रेट कॉम्प्लेक्सेस मींस लाइक अगर उसमें वाटर आ रहा है तो उसको हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, लाइक CrH2O4 Cl2 Cl.2H2. सो .2H2O का मतलब क्या है यहाँ पे? दिस रिप्रेजेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. That means one molecule of complex contains 2 moles of water. Okay, that is connected with ionic bond, ion dipole interactions. तो इस टाइप के अगर सपोज कोई कॉम्प्लेक्स है तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सो एज इट इज लिखेंगे. यहाँ पे हम लोग वाटर के लिए डाईहाइड्रेट बोल देंगे, अगर 3 होता तो ट्राईहाइड्रेट बोल देते, 4 होता तो टेट्राहाइड्रेट बोल देंगे, 5 के लिए पेंटाहाइड्रेट बोल देंगे. अगर आपका एज इट इज रहेगा तो इसको बोलेंगे आप टेट्रा एक्टा डाईक्लोराइडो क्रोमियम. क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे, देन इसके बाद हम लोग स्पेस लगाएंगे कैटायन एनायन के बीच में, क्लोराइड, एंड देन 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो डाईहाइड्रेट बोलेंगे, डाईहाइड्रेट. ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा क्रोमियम का? ये आपका न्यूट्रल है, 2 and 1 3 हो जाएगा. क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट 3 होता है, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स में 3 होता है. बताइए समझ में आ रहा है? तो मैंने डाईहाइड्रेट लिख दिया, अगर 3 होते तो ट्राईहाइड्रेट. सिंपल सी बात है. अभी आपका कोई क्लास है 7:45 की, तो हम लोग IUPAC नेम कंप्लीट कर लिया है. हाँ 7:45 पे क्लास है, ठीक है. तो अभी आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है. हमने सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जितने भी पॉसिबिलिटी थे डिफरेंट टाइप के पॉसिबिलिटी. तो अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं सीट के, ठीक है. सर हाँ बताइए. सर कल के एग्जाम में वेटेज किस टाइप सर? क्या कल एग्जाम में आपका? Yes. हाँ तो कल के एग्जाम में जितना पढ़ाया गया उतना आएगा आपको, ठीक है. कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली मैंने देखा नहीं है कहाँ तक आ रहा है, ठीक है, बट जितना आपको पढ़ाया गया उतना ही आएगा, नॉट मोर देन दैट. ओके ठीक है सर. बाय सर, थैंक यू सर. हाँ.